हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। डेली क्विज इनिशिएटिव में हम इम्पोर्टेंट स्टैटिक एंड करंट अफेयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 एंड लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की एनालिसिस से हम देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस है वो बहुत करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके को मिलाकर आते हैं एंड इवन करंट अफेयर में भी एप्लीकेशन पार्ट अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। तो इस इनिशिएटिव के थ्रू हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 को टारगेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डेली क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली 3 scientists were awarded the Nobel Prize for Medicine or Physiology for the discovery of the hepatitis C virus. Consider the following statements regarding the hepatitis C virus. First is, hepatitis C virus is a virus that is acquired through the blood. Second is, hepatitis C virus causes hepatitis C disease which affects the liver. Third is, hepatitis C can also be passed on by tattooing, body piercing and acupuncture. So which of the above statements are correct? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। तीनों ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं कि करंट में क्या न्यूज चल रही है। 2020 का जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज है वो ज्वाइंटली अवार्ड किया गया है टू हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉक्टन एंड चार्ल्स एम राइस को फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ द हेपेटाइटिस सी वायरस। तो हेपेटाइटिस सी वायरस जो वो इम्पोर्टेंट बन जाता है और हमें पता होना चाहिए कि इसके रिलेशन में कौन कौन से फैक्ट्स हैं। तो अभी हम देखेंगे हेपेटाइटिस सी जो है दैट इज अ लीवर डिसीज एंड इट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद द हेपेटाइटिस सी वायरस। इसकी वजह से बहुत एक्यूट एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो सकता है और ये जो वायरस है वो थ्रू ब्लड एक्वायर होता है और अगर लाइफ लॉन्ग इलनेस रहती है तो इससे सिरोसिस या फिर लीवर कैंसर भी हो सकता है। और ये वायरस जो मेनली एक्वायर्ड होता है बाय द कांटेक्ट थ्रू द ब्रोकन स्किन विद द इन्फेक्शियस ब्लड। यूरोप में मेन रूट ऑफ हेपेटाइटिस वायरस जो है वो है वाया इंजेक्टिंग ड्रग और रेयर केसेस में ये वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिट भी हो सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन के थ्रू ये वायरस उनके बेबीज को हो सकता है और करंटली देयर इज नो इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल अगेंस्ट दिस वायरस और इसे डायग्नोज करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। Our next question is, India successfully tests supersonic missile assisted release of torpedo, जिसको कि स्मार्ट बोलते हैं। Consider the following statements regarding SMART. First is, SMART is an anti-submarine torpedo system. Second is, it is a hybrid weapon system where two weapon capabilities are joined to make one weapon system. So which of the above statements are correct? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1 and 2 both the statements are correct. चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। करंट न्यूज इज, ऑन अक्टूबर 5, 2020 DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है स्मार्ट टॉर्पेडो फ्रॉम द व्हीलर आइलैंड से, जो कि ओडिशा कोस्ट पे है। और ये जो स्मार्ट है वो एक एंटी सबमरीन टॉर्पेडो सिस्टम है जिसमें कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। हाइब्रिड इसलिए बोला गया बिकॉज इसमें 2 वेपन कैपेबिलिटीज है और ये टेक्नोलॉजी बहुत क्रूशियल है एंटी सबमरीन वॉरफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, recently the place the New Caledonia is in news. It is the territory of which of the following country? The New Caledonia जो है वो कौन से कंट्री की टेरिटरी है? इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी, फ्रांस। So let's see its explanation. करंट न्यूज क्या है इसकी? अभी रिसेंटली न्यू कैलिडोनिया में रेफरेंडम हुआ था जिसमें कि उन्होंने रिजेक्ट किया है फ्रांस से इंडिपेंडेंस लेने के लिए। न्यू कैलिडोनिया जो एक फ्रेंच टेरिटरी है वो साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। दिस इज द साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ न्यू कैलिडोनिया जो कि फ्रांस के अंडर है। और ये एक
पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट भी है और कोरल सी के लिए भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेगा एंटी पोल्यूशन कैंपेन कॉल युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन जो है उसे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा लॉन्च किया गया है। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पीएम स्वनिधि स्कीम। आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जो हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं। फर्स्ट इज इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सेकेंड इज providing affordable working capital loan to street vendors. C. MFIs, NBFCs, SSG banks have been allowed in a scheme for the urban poor due to their ground level presence for the first time. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी। सारी की सारी स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है। पीएम स्वनिधि स्कीम, जिसे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम कहा जाता है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें वेंडर्स को वर्किंग कैपिटल लोन अवेल करवाया जाएगा और यह लोन जो होगा वो विदाउट कोलेट्रल दिया जाएगा। इसमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको इंक्लूड किया गया है बिकॉज जो उनकी ग्राउंड लेवल प्रेजेंस है वो ज्यादा है और अर्बन पुअर के साथ उनकी जो प्रॉक्सिमिटी है वो भी ज्यादा है, तो इस वजह से इनको इस स्कीम में इंक्लूड किया गया है। सो ये सारी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है और ये स्कीम मार्च 2020 तक वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ in the 9th schedule of the Constitution of India. Second statement is the validity of a law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. Which of the following statements given above is or are correct? तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है वो किसी पर्टिकुलर लॉ को 9th शेड्यूल के अंदर रख सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट है जो इस लॉ की वैलिडिटी होगी जिसे 9th शेड्यूल में रखा जाएगा उसके ऊपर कोर्ट उसको एग्जामिन नहीं कर सकती और कोई जजमेंट पास नहीं कर सकती है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1 ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, पार्लियामेंट वो किसी भी पर्टिकुलर लॉ को 9th शेड्यूल में रख सकती है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज इन 2007 सुप्रीम कोर्ट ने रूल्ड आउट किया था। बिकॉज इन 2007 सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द लॉज इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल आफ्टर अप्रैल 24, 1973 are now open to the judicial review. Means अप्रैल 24, 1973 के बाद जो लॉज इसमें रखे गए हैं उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। सो हमारा जो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकेंड दी गई है वो इनकरेक्ट है। 9th शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के साथ ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन which was initially a state subject was transferred to the concurrent list by which of the following amendment? एजुकेशन जो कि पहले एक स्टेट सब्जेक्ट था बाद में उसे concurrent लिस्ट में कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था? सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। और कंकरेंट लिस्ट में लाए जाने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एजुकेशन के ऊपर लॉज बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन एडेड टू द प्रीएम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू प्रीएम्बल में कौन से वर्ड्स को ऐड किया गया है? फर्स्ट इज सोशलिस्ट, सेकेंड इज ग्राम स्वराज्य, थर्ड इज सेकुलर and fourth is sovereign. Select the correct answer using the code given below. तो 42nd amendment
के थ्रू प्रियम्बल में सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड्स को ऐड किया गया था. सो आवर आंसर विल बी 1 and 3. So means answer is option B, 1 and 3. Next question is, which one of the following is not the feature of Indian federalism? Indian federalism का feature कौन सा नहीं है? A is there is an independent judiciary in India. B is powers have been clearly divided between the center and the state. C is federating units have been given unequal representation in the Rajya Sabha. D is it is the result of an agreement among the federating units. So these three features A, B, C are the features of the Indian federalism, but D is incorrect. So our answer will be B. Because जो Indian federalism है, it is not a result of any agreement among the federating units. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूनियन को मेंशन किया गया है, जिसका मीनिंग है कि इंडियन फेडरेशन यूनिट्स के मीन्स स्टेट्स के एग्रीमेंट से नहीं बना है. और सेकेंड, जो कंपोनेंट्स यूनिट्स हैं, दे हैव नो फ्रीडम टू सक्सीड फ्रॉम इट. तो इसके साथ ही हम आज के इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं. ऑल द बेस्ट.